हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है सेकंड चांस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और आगे की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं आयशी को एक पर्सनल वार्ड में रखा गया था और वहाँ पर आरू भी थी और वो उसका ख्याल रख रही थी। मतलब वही थी रात को उसके साथ ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आरू को बिलीव नहीं था कि सिड उसका ख्याल रख सकता है। हम देखते हैं आयशी और आरू बात कर रहे होते हैं। आरू बोलती है तो अब भी झूठ बोलेगी। आयशी बोलती है कौन सा झूठ, मैंने क्या झूठ बोला है। आरू बोलती है कि सिड तुम पे हाथ नहीं उठाता, यही झूठ बोला है तुमने। आयशी बोलती है सच बोल रही हूँ मैं, वो मुझ पे हाथ नहीं उठाता है। उसके बाद आरू बोलती है तो फिर ये सब क्या है, और उसके बॉडी में मार्क्स दिखाने लगते हैं उसे। और आयुषी तब चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर आयुषी आरू को हग कर लेती है और रोने लगती है और बोलती है मैं क्या करूँ, मैं डिवोर्स लेने के लिए भी उसे बोला था बट उसने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझ पर और भी हाथ उठाए। इवन उसने मेरे साथ फिर से सेक्सुअली असॉल्ट किया, मुझे मॉलेस्ट किया उसने मुझे। फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोल पाई बिकॉज वो मेरा हस्बैंड है, वो भी लीगली। और मैंने बोला था कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैंने माँ को बोला था बट उन्होंने नहीं सुना बिकॉज उन्हें लगता है कि सिड एक अच्छा इंसान है, क्योंकि वो अपने पहले वाइफ के साथ बहुत अच्छा था बट मेरे साथ वो अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ही ऐसा करता है, सगुन के साथ तो ऐसा नहीं करता, तो मैं ही क्यों अलग। ये बोल के आयशी चुप हो जाती है और आरू उसके पीठ को सहलाने लगती है और बोलती है कुछ नहीं होगा, मैं तेरी मदद करूँगी, वो सही हो जाएगा तेरे साथ उसका बिहेवियर, मैं घर के बड़ों से बात करूँगी। उसके बाद आयशी बोलती है क्या हुआ आज, उसने मुझे इतना डरा के रखा कि मैं बोल ही नहीं सकती सबके सामने ये सब कुछ। आरू बोलती है क्यों, उसने तेरे साथ ऐसा कब से करना स्टार्ट किया। आयुषी बोलती है वो शादी के पहले दिन से ही ऐसा ही करता है मेरे साथ। ये बोलने के बाद आयशी और भी कस के पकड़ लेती है आरू को और बोलती है तू बचाइए ना मुझे यहाँ से, प्लीज़ मुझे बचा ले, ये इंसान मुझे मार देगा, ये इंसान नहीं ये जानवर है, जानवर, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। आरू बोलती है क्या बोला तूने, शादी के पहले दिन से वो तुझ पे टॉर्चर करता है, बट तूने तो बोला था कि तुझे ट्रॉमा है, तेरे एक्स बॉयफ्रेंड तुझ पे टॉर्चर करता था इसीलिए। आयुषी डरते हुए बोलती है वो वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं सिड ही था। आरू बोलती है तूने मुझे भी नहीं बताया तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कि तू सिड के साथ रिलेशनशिप में है, और किस किस को पता है इस बारे में। आयुषी बोलती है किसी को भी नहीं, सिर्फ एक इंसान को पता था, क्रिश को, और किसी को भी नहीं बताया मैंने इस बारे में। आरू बोलती है पर अभी तो सबको पता चल गया। आयुषी परेशान होते हुए बोलती है कैसे। आरू बोलती है तेरी जो डॉक्टर थी ना, जो तेरी थेरेपी लेती थी, उसी ने सबको बता दिया बाहर, वो यहीं पर है, मतलब इसी हॉस्पिटल में काम करती है। आयशी पूछती है क्या उन्होंने सिड का नाम भी बता दिया। आरू बोलती है नहीं, सिड का नाम तो नहीं बताया, पर उन्होंने बता दिया कि उसने तुझे सेक्सुअल असॉल्ट किया था और तुझ पे वायलेंस भी करता था, तुझ पे टॉर्चर भी करता था, इन सब के बारे में सबको बता दिया। आई नो थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का डेटा खुद के पास ही रखती है, किसी और के साथ शेयर नहीं करती है, बट ये एक स्टोरी है, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाना पड़ा। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि हैप्पी एंडिंग चाहिए कि सैड एंडिंग चाहिए। तो आप लोगों में से 2 लोगों ने वोट किया, एक ने हैप्पी एंडिंग के लिए किया, एक ने सैड एंडिंग के लिए किया। तो इसीलिए अब मैं खुद ही डिसाइड कर रही हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो बैक टू द स्टोरी, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों बात कर रहे थे और जो आरू है वो आयशी से बोलती है कि क्या तुझे डिवोर्स चाहिए उससे, मैं मदद करूँगी तेरी, तुझे जो भी चाहिए तुम मुझे बोल। आयशी बोलती है नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि भले मैंने उससे कितना भी झगड़ा किया हो कि वो मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, बट वो प्यार करता है, वो मेरे अंश को बहुत प्यार करता है, अपनी बेटे जैसा करता है, और मैं भी प्रकृति को अपनी बेटी मानती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, और दोनों बच्चे भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और ऊपर से मैं एक वीडियो थी एंड अगर मेरा डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स से भी बन जाऊंगी, उसके बाद मेरे बेटे का मतलब लोग बुली करेंगे उसे, मैं ऐसा नहीं देख सकती। और वो पूछती है कि तो फिर तू क्या चाहती है। आयुषी बोलती है मुझे उससे बदला लेना है, कैसे भी करके, उसने जो कुछ भी किया है वो फेयर नहीं है, और उसका सज़ा तो उसे बिल्कुल मिलेगी जो कुछ भी उसने किया है। तू साथ देगी ना मेरी।
और एक बात मुझे तुझे बतानी है जो कि क्रिश को भी नहीं पता था मेरे बारे में, और आज तू पहली इंसान होगी जिसे पता होगा इसके बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी एंड सिड को जो है अभी समझा रहा था कि बिल्कुल भी बदतमीजी मत करना भाभी के साथ और अच्छे से रहना, और जितना सॉफ्टली हो सके उतना सॉफ्टली उसे मैनेज करना। ये सुनकर सिड गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या मैं उसके साथ गुस्सा होकर बात करता हूँ? और अभी बोलता है देख तूने अभी अभी गुस्सा करा। सिड ये रियलाइज़ करता है और बोलता है कहाँ गुस्सा करा, मैंने तो गुस्सा नहीं करा, मैं गुस्सा नहीं करता। हाँ ठीक है, मैं सॉफ्टली हैंडल करूँगा उसे। फिर वो तीनों जो है आयुषी को घर लेके चले जाते हैं। उसके बाद बहुत ख्याल रखते हैं सब लोग आयुषी का, और वो क्योंकि अपने जॉब में उसने रिज़ाइन दे दिया था इसी वजह से वो घर पर ही रह रही थी, और वो सिड के सामने ऐसे एक्ट करने लगती है कि वो अभी भी मेंटली प्रेशर में है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब है, और कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगती है ताकि वो सिड को मतलब ये एहसास करवा सके कि उसकी वजह से ऐसी हालत हुई है आयुषी की। और अभी तो उन दोनों का रूम भी सेपरेट हो गया था, मतलब एक ही रूम में रहते थे, सामान सारे एक ही रूम में थे, बट जो आयुषी है वो अपने बच्चों के रूम में शिफ्ट हो गई थी, मतलब रात को वहीं फिर सोती थी और सिड से दूर रहने लगी थी। मतलब सिड जब भी उसके क्लोज आने की कोशिश करता तभी वो डरने लग जाती थी, थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाती थी। एक दिन आरू और आयुषी अकेले थे किचन में और वो दोनों नाटक करने लगते हैं। मतलब जो आयुषी है वो गिर जाती है और ऐसा चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। और दूसरी तरफ आरू बोलने लगती है मैंने क्या किया, तुम खुद से गिर गई हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, इवन तो मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। और आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़ कर आते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि आयुषी अपने हाथों से कवर करती है अपने फेस को और बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो प्लीज़। हम देखते हैं सिड के पापा जो है वो सिड को बहुत ज़ोर से स्लैप कर देते हैं और सिड अपनी गाल को पकड़ता है और उसके पापा बोलते हैं कि तू बहू को अभी भी मारता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो हमारा घर का बेटा होकर तो अपनी बीवी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने तेरी माँ पर हाथ उठाया था, पर बाद में मैंने उससे माफ़ी भी मांगा था और खुद को सुधारा भी था। पर तू क्या कर रहा है? सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा और अपनी बीवी पे टॉर्चर कर रहा है। कभी तूने सोचा है तेरे बच्चों पर कैसा असर पड़ेगा इसका? सिड के पापा ने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया था, इसी वजह से सिड के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुन के उसके पापा बोलते चुप कर तू, अगर एक बार भी ऐसा हुआ ना फिर से तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। ये बोलकर उसके पापा जा रहे होते हैं तब सिड जोर से बोलता है पापा शायद आप ये भूल रहे हैं कि इस घर के ज़्यादातर खर्चे मेरे पैसों से होता है और आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अगर मैं चाहूँ ना ऐसा 10 घर खरीद सकता हूँ, फिर भी आपके साथ रहता हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग नहीं हो गया। ये आपका किस्मत अच्छा है कि आपको मेरा जैसा बेटा मिला है। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं क्या तुमने बोला मेरा किस्मत अच्छा है क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला? अच्छा एक बात बता, तुम्हें इस काबिल किसने बनाया है कि तुम घर के सारे खर्चे उठा सकते हो, इस जैसा 10 घर खरीद सकते हो? किसके पैसों से बने हो? और जो तुम्हारा खुद का बिजनेस है उसे खड़ा करने के लिए किसके पास आए थे तुम पैसे लेने? क्या खुद के पैरों में खड़ा क्या हुआ? पैर देने वालों को ही भूल जाते हैं लोग। ये बोल के उसके पापा चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद सभी चले जाते हैं एक एक करके और वहाँ पर सिर्फ आरू और आयुषी ही बचे हुए थे। आरू बोलती है आयुषी से क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ये तो पूरा मतलब मिस हो गया है। दूसरी तरफ से अभी बोलता है कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। उसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक साइड में खड़ा हुआ था और उन दोनों ने उसे नोटिस नहीं किया था। फिर से अभी बोलता है कि काश बड़े पापा ने ये तब क्या होता जब वो हाथ से निकल रहा था, अगर तभी स्टैंड लिया जाता ना तो इतनी आगे बात ही नहीं बढ़ती और तभी रोका जा सकता था उसे। अभी तो शायद से मेंटल असाइलम में भेज देना चाहिए उसने। आरू बोलती है तुम ये बोल रहे हो, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। तुम तो अपने बड़े भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमेशा उनके ही साइड रहते थे। जब मैंने बोला था उस दिन तब भी तुमने मुझे ही चुप करा दिया था और बोला था कि उन दोनों के बीच में ना बोलूं, और आज खुद ही बोल रहे हो। ये बोलकर दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ से आयुषी बोलती है पर पापा जी का मेंटल हेल्थ का क्या,
वो जो कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, इसका असर तो उन पर भी पड़ेगा ना। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा बड़े पापा को, वो समझ जाएंगे। पहले वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हुआ करते थे, बट बड़ी माँ ने उन्हें बहुत अच्छा सीधा किया, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम उनके बेटे को सीधा करो। आरू बोलते हैं, भाभी लगती है तुम्हारी। ये सुनकर अभी बोलता है, उप्स सॉरी आप। और वो तीनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं हंसते, बट ये एक जीत की साइन थी। हम देखते हैं सिड को, जो बाहर आ गया था और कार ड्राइव करके वो एक शांत सी जगह पर जाता है। मतलब एक ब्रिज था जिसमें कोई भी नहीं था, और वो रिवर की तरफ देखने लगता है ब्रिज के साइड से। हम देखते हैं अभी और उसके बड़े पापा को, वो दोनों एक कमरे में थे और डिस्कस कर रहे थे सिड ने जो कुछ भी किया उस बारे में। अभी बोलता है, सिड भैया को एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है और उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से उन्होंने भाभी के ऊपर हाथ भी उठाया था। बड़े पापा बोलते हैं कि पर मेरा बेटा पागल नहीं है। अभी बोलता है, वो तो आप भी नहीं थे ना, फिर भी तो थेरेपी लिया ताकि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए और बड़ी माँ के ऊपर फिर से ना हाथ उठाए। बड़े पापा बोलते हैं, पर उसे मनाएंगे कैसे जाने के लिए। अभी बोलता है, वो तो देखना पड़ेगा हमें, अभी हमने कुछ भी प्लान नहीं बनाया, उनको खुद को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उन्होंने गलत किया है, और इसी बात के लिए वो बार बार ऐसी एक्टिंग कर रही है। हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर सिड खड़ा हुआ था उस ब्रिज के ऊपर, और वो पानी की तरफ देख रहा था, और वो बहुत कुछ मतलब सोचे जा रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो शगुन के बारे में सोचता है कि उसके साथ था, तब वो ऐसा नहीं था जैसा आयशी के साथ था, बिकॉज वो आयशी को खो चुका था उस वक्त, और तब उसको शगुन मिला था, इसी वजह से वो उसका ख्याल रखना चाहता था, अपने करीब रखना चाहता था, उसे मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। पर जब उसे आयशी वापस मिली, तब वो मतलब सिचुएशन ही पूरा पलट गया। मतलब उसको आयशी वापस मिल गई और उसे बदला लेना था, अपने अंदर का खुन्नस निकालना था। मतलब जो आयशी से छोड़ कर चली गई थी, उसे रिजेक्ट करके चली गई थी, और ऊपर से क्रिस की वजह से शगुन की डेथ हुई, उस बात का भी उसे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और क्योंकि क्रिस ने आयशी को छीना था उसके पास से, और शगुन को भी छीन लिया था एक तरीके से, बट क्रिस ने उसे जानबूझकर नहीं किया था, वो भी वो रियलाइज़ करता है, और वो अपने आप से बोलता है कि क्यों क्यों किया उसने ऐसा, क्या वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर सिड घुटनों के बल बैठ जाता है, और उसके बाद वो चिल्लाने लगता है कि उसने क्रिस का बदला क्यों आयशी से लिया। आयशी उसकी वाइफ थी, वो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं थी, और वो तब मतलब बहुत ज़्यादा पेन में थी उस वक्त जब उसके साथ जो कुछ भी हुआ, और उसने भी अपने पार्टनर को खोया है, वो भी वहाँ पर था। किसी तरीके से वो खुद को भी जिम्मेदार मानने लगता है कि आयशी के लाइफ में भी सब कुछ गलत उसी के वजह से हुआ, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं आयशी को, जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि सिड अभी तक घर नहीं आया था, और वो अपने कमरे में चक्कर लगा रही होती है, और उसके दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है और वो लेट जाती है, और वो सोचने लगती है कि कहाँ जा सकता है सिड, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिड के पापा को, जो डाइनिंग रूम में खड़े हुए थे, और वो इंतज़ार कर रहे थे सिड के कि कब घर वापस आने वाला है वो। और उसकी माँ जो है वो सो चुकी थी, मतलब उनको थोड़ी बहुत टेंशन लेने की बीमारी है, इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, इसी वजह से उनको कोई भी नहीं बताता कि सिड घर वापस नहीं आया है, बट उसके पापा को टेंशन हो रही थी, इसी वजह से वो बाहर थे और उसकी माँ सो रही थी। दूसरी तरफ आयशी लेटे लेटे सो जाती है, मतलब आयशी एक साइड थी, जो साइड वाला था, मतलब जहाँ से गिर सकते हैं बच्चे, उस साइड आयशी सो गई थी, और दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे थे। हम देखते हैं सिड को, वो काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था, और वो घर के अंदर आता है, और उसे देख के उसके पापा बोलते हैं, कहाँ पर थे तुम। सिड बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई नो आपको भी करनी है, तो क्या आप मेरे कमरे में आ सकते हैं। वो सुनकर जो है उसके पापा हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आयशी भी वहाँ पर होगी। ये सोचकर सिड बोलता है, आप चिंता मत करिए, आपकी बहू नहीं है वहाँ पर, वो अलग कमरे में सोती है, वो मेरे साथ नहीं सोती है। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है और बोलता है कि आप थोड़ी देर बाद आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं भीगा हुआ हूँ, मुझे चेंज करना है पहले, उसके बाद बात करते हैं।
जो कुछ भी हुआ उससे जो है सिड के पापा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार के लिए सिड इतना काम माइंड के साथ बात कर रहा था उसके पापा के साथ। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर सिड के पापा उसके कमरे में जाते हैं और सिड भी बाहर आ चुका था, और उसके पापा जैसे ही आते हैं वो उसे गले लगा लेता है, वो भी पहली बार के लिए। बिकॉज एक लड़के के लिए उसके पेरेंट्स को गले लगाना, मतलब स्पेशली पापा को गले लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो गले लगा लेता है और रोने लगता है। उसके पापा भी थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, उसके बाद वो भी उसे हग बैक करते हैं। सिड रोते रोते बोलता है, पापा पापा मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगा या फिर हो चुका हूँ। मुझे ठीक होना है, मुझे काबिल बनना है, अपने फैमिली का जिम्मेदारी उठाना है। आई नो पैसों के मामले में तो मैंने कोई कमी नहीं रखी, बट फिर भी कुछ अधूरा सा है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही सब लोग बहुत आने पे हैं हमारे फैमिली में। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? पापा प्लीज़ कोई डॉक्टर दिखाओ, मुझे ठीक कर दो आप। मुझे पता है आप ही कर सकते हो। मुझे नहीं पता मैंने कैसे आपके साथ बदतमीज़ी करी ऐसी, मैंने कैसे आयशी पर हाथ उठाया। मैं उससे प्यार करता हूँ ना, फिर कैसे हाथ उठाया मैंने उस पर? सिड के पापा बोलते हैं, क्या चाहते हो तुम? सिड बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर दिखाओ और मैं ठीक हो जाऊँ, आप सबके साथ सही से रह पाऊँ, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूँ, अपनी जेलसी को कंट्रोल कर सकूँ, इतना काबिल बना दो ताकि मैं खुश रह सकूँ अपनी फैमिली के साथ और खुश रख सकूँ अपनी फैमिली को। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयशी, अंश और प्रकृति सो रहे थे, और सिड भी वहाँ पर जाता है और उसी बेड में एक साइड में सो जाता है। बीच पे उन दोनों के बच्चे थे और वो पकड़ लेता है उन तीनों को, मतलब हाथ से कवर करता है, और उसके बाद वो भी सो जाता है वहाँ पर। आयशी किसी का टच फील करती है तो आंखें खोल लेती है अपना और सिड को देखती है, फिर वो भी सो जाती है, मतलब वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं हम। जो सिड होता है वो पहले ही उठ चुका था और वहाँ से चला गया था। आयशी उठने के बाद जब देखती है वहाँ पर सिड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसके बाद रेडी वेडी होती है, मतलब जो भी सुबह का करते हैं सब करती है वो। उसके बाद नीचे आती है। एक मिनट, मैं आपको बताना भूल ही गई कि एक ने फिर से कम्युनिटी पोस्ट में वोट किया है हैप्पी एंडिंग के लिए, तो हैप्पी एंडिंग होगा इसका। सो सॉरी, मैंने पहले बता देना चाहिए था, बट मैं भूल गई। ऐसे रोज़मर्रा के काम कर रही होती है, बट वो सिड को नहीं देखती, और फिर से रात को वैसे ही सिड जब सब सो जाते हैं उसके बाद उसके कमरे में आता है और उसके साथ सोता है, दिन चले जाता है सुबह होने से पहले। मतलब ऐसी ये फील कर सकती थी कि कोई आता है, मतलब वो सोती नहीं थी, बट सिड को लगता था कि वो सो गई है, और ऐसे ही चलने लगते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं हम, जब जो है आयशी और सिड का एनिवर्सरी आने वाला था, मैरिज एनिवर्सरी। हम देखते हैं एनिवर्सरी वाले दिन रात को, मतलब 12 बजे सब लोग मतलब एक केक बनाते हैं उनके लिए, और सेलिब्रेट करने के लिए रात को उन्हें उठा देते हैं। और सिड काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि आयशी को नहीं पता था, उसे लगता था कि वो उस रूम पे सोता है। तो सभी लोग उसे उठाते हैं एंड देन केक कट करने के लिए ले जाते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड केक कट करते हैं वो दोनों साथ में, और आयशी भी दिल से खुश लग रही थी, और वो मतलब ऐसे एक्टिंग नहीं करती थी, बिकॉज उस दिन जब उसके ससुर ने उस पर हाथ उठाया था सिड पे, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था उस बात का। इसी वजह से वो अभी ना ही बात करती थी सिड से ज़्यादा, ना ही कुछ करती थी, बट घर में ही रहती थी। हम देखते हैं सभी को केक खिला रहे थे, तब जो आरू है वो भी आती है और सिड को केक खिलाती है और बोलती है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा है भैया आपके लिए कल। आयशी ने फिक्स किया है सब। आई थिंक वो आपको माफ़ कर देगी, बस सरप्राइज़ झेल लेना आप। हम देखते हैं शाम को पहली बार के लिए आयशी और सिड के एनिवर्सरी के लिए सिड पार्टी थ्रो करता है, और उसमें बहुत बड़ा तो पार्टी नहीं था, बट क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड बिजनेस पार्टनर्स ही थे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टी नहीं था, एक लैविश सा, मतलब लग्जरियस सा, ऐसा बहुत बड़ा सा पार्टी नहीं था, बट बहुत ही अच्छा सा था। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी। सिड स्टेज में जाता है और बोलता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आयशी को बुलाता है स्टेज में और एक पेपर में साइन करता है और बोलता है कि आज मैं अपनी कंपनी का 10% शेयर अपनी वाइफ के नाम में करना चाहता हूँ।
और उसके बाद आयशी को भी साइन करने के लिए बोलता है वहाँ पर, और आयशी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, मतलब शॉक हो जाती है और बोलती है तुम क्यों करना चाहते हो अपनी कंपनी का शेयर मेरे नाम पर? मैं तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। पीछे से सिड की माँ बोलती है कि सीन क्रिएट मत करो, जो भी डिस्कशन है बाद में कर लेना, अभी साइन कर दो। बाहर मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बाहर के, और तुम यहाँ पर सीन क्रिएट नहीं करोगी। तुम दोनों चुपचाप से जो हो रहा है उसे होने दो, बाद में अगर नहीं लेना तुम्हें से तो ये रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है? और ये बहुत ही धीरे से बोलती है, बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। आयशी को सुनाई दे जाता है, मतलब उनके फैमिली वालों को जो स्टेज में थे उनको ही सुनाई देता है। एंड उसके बाद आयशी साइन कर देती है। पार्टी में से एक लड़का बोलता है हमारे भैया ने तो आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया, क्या आप कुछ नहीं देंगे हमारे भैया को? आयशी बोलती है दूंगी ना, आरू लेकर आओ। फिर आरू जाती है और एक एनवेलप लेके आती है और आयुषी को पकड़ाती है। फिर आयुषी वो सिड को दे देती है उसके हाथ में। उसके बाद सिड खोलता है उस एनवेलप को और वो देखता है कि वो आयुषी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट था जो कि पॉजिटिव था और वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। सिड ये देख के काफ़ी खुश होता है और वो सबके सामने बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो, आई एम वेरी हैप्पी। ये बोलकर उसे गले लगा लेता है, फिर छोड़ता है और पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम आज क्यों बता रही हो? आयशी बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे इन दिनों, जब मुझे पता चला उसके बाद से तो हम दोनों में बात भी नहीं हुआ अच्छे से, इसी वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिला बताने को। उसके बाद मैंने सोचा कि एनिवर्सरी भी आ रही है तो उसी दिन बता दूंगी सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने। फिर आयशी सिड के मुंह को पकड़ती है एंड बोलती है हमारा बच्चा आने वाला है। और ये बोलते ही दूसरी तरफ जो अभिमन्यु है वो एक बच्चे के साथ पार्टी में एंटर करता है। उसके साथ उसके पार्टनर भी था, मतलब उसका बॉयफ्रेंड जो कि आयशी का कजिन है आयुष। उसे उसके पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया उसके गे होने के बाद को जानने के बाद, और जो अभिमन्यु है वो खुद ही घर से चला आया था। उसे दूर करने की कोशिश किया था आयुष से, बट उसके बाद जब उसे नौकरी मिली तो वो चला आया अपने घर से और वो दोनों अब सेपरेटली रहते हैं एक साथ, मतलब अपने पेरेंट्स से सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से नहीं। गाइज मैं आपसे पूछना चाहती थी क्या आपको बीएल्स पसंद है? बिकॉज ज़्यादातर वीडियोस मेरे जो होते हैं वो लड़के देखते हैं और ज़्यादातर लड़के को बीएल्स साइड से पसंद नहीं होते हैं, किसी किसी को पसंद होते हैं, मतलब इवन दो दे आर स्ट्रेट। फिर भी क्योंकि मैं एक बीएल बनाने की मतलब सोच रही थी, मेरे दिमाग में स्टोरी आया है एक, मतलब जहाँ पर एक बाइसेक्सुअल लड़का एक स्ट्रेट लड़की के प्यार में गिर जाता है जो कि बॉयफ्रेंड होता है उसकी बहन की। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ये बनाऊंगी बियर, और वो इससे भी ज़्यादा डार्क होने वाली है। मतलब ये तो फिर भी मैं उतना अच्छा नहीं बना पाई, बट मैं उसको अपना 100% दूंगी और रियलिस्टिक करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ यार ये बता दो मुझे, बिकॉज नेक्स्ट स्टोरी मैं उसी में लाने वाली थी। अगर आपको नहीं पसंद आएगा बीएल तो मैं नहीं बनाऊंगी, अगर किसी एक को भी पसंद आएगा और कोई एक भी बोलेगा तो भी मैं बनाऊंगी। और अगर आप इन दोनों का भी स्टोरी चाहते हैं, मतलब आयुष और अभिमन्यु का, तो वो भी मैं बना सकती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लीज़। ओके, तो कहानी को मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पर अभिमन्यु जाता है और उसे एक गिफ्ट देता है, मतलब आयशी को और सिड को। अभिमन्यु बोलता है कांग्रेचुलेशंस आयशी, और ये बोलकर आयशी की तरफ हाथ बढ़ाता है, बट उसके हाथ को सिड पकड़ लेता है। और फिर जो है अभिमन्यु वो बोलता है कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, और वो स्माइल था उसके फेस में, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि वो हैंडशेक आयशी के साथ करना चाह रहा था बट कर लिया सिड के साथ। चलो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर ही दो। सिड बोलता है लगे हाथ और एक बात के लिए भी कांग्रेचुलेट कर दो हमें। अभिमन्यु बोलता है किस बात पे? ये सुनकर सिड बोलता है हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, वी आर प्रेग्नेंट। ये सुनकर अभिमन्यु जो होता है वो आयशी को हग कर लेता है, बोलता है कांग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। सिड इससे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है, पर वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाता है। वो अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है मुझे हग नहीं करोगे, मैं क्या तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? ये सुनकर अभिमन्यु खुश होकर उसे भी हग कर लेता है और बोलता है कांग्रेचुलेशंस भाई, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हम देखते हैं उसी बच्चे को जो अभिमन्यु और आयुष के साथ आया था इनके घर में, वो दौड़ के अभिमन्यु के पास चला आता है और बोलता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि
आप मुझे मेरे मम्मा से मिलाएंगे, कहाँ पर है प्लीज़ बताइए ना। और मामा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मम्मा कहाँ पर है। और वो इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र जाती है आयशी की तरफ और उसे देखकर वो बहुत ही ब्राइट सा स्माइल देता है और मम्मा बोल के उससे चिपक जाता है। उस बच्चे के मुंह से आयशी के लिए मम्मा सुनकर तो वो पूरा शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आरू को, वो स्टेज में आती है और वो उस बच्चे को देखती है और उसके बाद वो बच्चा उसकी तरफ मुड़ता है और वो बच्चे के गाल पर हाथ रखती है और बोलती है, सिद्ध भैया के लिए तो आयशी भाभी की सरप्राइज काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। ये बोल के उसके गाल को मतलब खींचने लगती है। उसके बाद उसे गोद में उठाती है, वहाँ से लेके चली जाती है और उसे ले जाते हुए बोलती है, तुम काफ़ी भारी हो। वो ये बोल के उसे नीचे उतार देती है। उसके बाद उसके हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है और बोलती है, कितने साल के हो गए हो। ऐसे बात करते करते वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं अभिमन्यु की तरफ, उसको कॉल आ रहा होता है आयुष का। अभिमन्यु वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से आयुष बोलता है कि मुझे आयान कभी कहीं नहीं मिल रहा है, वो तुम्हें ढूंढते हुए चला गया था क्योंकि तुमने उसे वादा करा था कि उसके मम्मा से मिलाओगे। उसके बाद अभिमन्यु बोलता है, शांत हो जाओ, वो अभी अभी यहाँ पर आया था और चला गया है आरू के साथ। आयुषी पूछती है, किसका फ़ोन है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या उसका फ़ोन है। ये बोल के उसे टीज करने लगती है जिससे अभिमन्यु स्माइल करता है, मतलब करने लगता है और बोलता है, हाँ उसी का फ़ोन है। देखो ये पागल कैसे कितना टेंशन करता है, इतना टेंशन इसके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तुम ही समझा दो इसे। और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए बोल रहा था और सिड ये नोटिस करता है बट उसे कोई मतलब अटेंशन ही नहीं दे रहा। उसके मन में जो सवालों का पहाड़ उठता ही जा रहा है, उठता ही जा रहा है और कोई भी जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। दूसरी तरफ अभिमन्यु आयशी को फ़ोन पकड़ाता है और वो फ़ोन में बात करती है, अरे यार आप भी ना ये क्या कर रहे हो, वो मेरे पास आएगा ना, आपका बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है, इतने दिनों से अपने संभाल रहे हो बस बस ना बेटा वो मेरा ही है। आपको पता है कि बचपन से मैं कैसी हूँ, वो ऐसा ही होगा, राइट। और आप तो बस कुछ ही महीनों से उसे संभाल रही हो, मैं तो बचपन से उसको बड़ा किया और मैंने पैदा करा उसे, उसके बाद मैंने अकेले बड़ा किया उसे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेरे पास ही दौड़ा चला आएगा, आपके पास नहीं रहेगा, वो ऐसा ही है, हमेशा मम्मी मम्मी करता रहता है। और ऊपर से कितने महीनों से मुझे नहीं देखा जब से मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी अब केयर करने के लिए आपको भी एक बेबी प्लान कर ही लेना चाहिए, क्यों अभिमन्यु। ये बोल के उसे फ़ोन पकड़ा देती है और उसके बाद अभिमन्यु चला जाता है वहाँ से। अभिमन्यु फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा था और बोलता है, क्या तुम्हें आयुषी की एडवाइस सही लगी। आयुष बोलता है, कौन सा एडवाइस। अभिमन्यु बोलता है, बेबी वाला बात। आयुष बोलता है, तुम्हें पता है ना हम दोनों ही मेल हैं, हम बच्चे कैसे पैदा करेंगे। अभिमन्यु बोलता है, शांत हो जाओ, मैं अडॉप्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आयुष बोलता है, अडॉप्शन, तुम्हें पता है ना हम एज ए कपल किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अभिमन्यु बोलता है, बट सिंगल मैन के तरह अडॉप्ट कर सकते हैं ना, तुम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना, मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, हमारा 2 बच्चा हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आयुषी की स्टेप डॉटर को मिलाकर आयुषी के 4 बच्चे होने वाले हैं। दूसरी तरफ से आयुष बोलता है, आर यू सीरियस। अभिमन्यु बोलता है, डैम सीरियस। आयुष बोलता है, ठीक है, तुमने जैसा कि बोला कि आयुष मिल चुका है तो मैं भी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करके आता हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे साथ ही आ जाओ, पर तुम्हें तो नहीं आने, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ऊपर से अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने देख लिया तो क्या होगा, क्या उन्हें नहीं पता है हमारे बारे में। आयुष बोलता है, अच्छा शांत हो जाओ, मैं जाता हूँ अभी, फिर हम दोनों गिफ्ट दे के चले जाएंगे। अभिमन्यु बोलता है, खाना खाने के बाद, क्योंकि घर जाके मैं नहीं बनाने वाला कुछ। आयुष बोलता है, अच्छा बाबा ठीक है, खाना खाने के बाद चले जाएंगे घर, अब तुम्हें सुकून मिला, ठीक है, अभी फ़ोन कट करता हूँ और उनसे मिल के आता हूँ, उसके बाद दोनों मिल के खाना खाएंगे और एक साथ घर जाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं आयुष को स्टेज में जाता है और उसके बाद आयुषी को गिफ्ट देता है और उसे हग करता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी प्यारी बहन, तुम फिर से माँ बनने वाली हो, आई एम वेरी हैप्पी। ये बोलकर उसे किस कर लेता है उसके गाल में। और ये देख के सिड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा टाइम का गैप नहीं था अभिमन्यु के जाने में और आयुष के आने में, इसी वजह से वो सवाल ही नहीं कर पाया जो कुछ भी उसके मन में था। और एक के बाद एक लोग आते ही जा रहे हैं। आयुष बोलता है कि
तू 4 बच्चों की माँ बनने वाली है, मतलब 4 बच्चे तू कैसे संभालेगी यार। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा वर्ried होने लगता है आयुषी के लिए। और आयुषी स्माइल करती है और बोलती है जैसे संभालते हैं, अगर मैं तीनों बच्चों को संभाल सकती हूँ और एक को नहीं संभाल सकती, और आरू है ना मेरे साथ, और सिड भी तो है, क्यों सिड ख्याल नहीं रखोगे हमारे बच्चों के। सिड ऑकवर्ड से स्माइल करके हाँ में सर हिलाता है। और उसके बाद आयुष से पूछता है कि तुम हमारी शादी में क्यों नहीं आए थे, तुम्हारे पेरेंट्स तो आए थे। ये सुनकर वो मतलब दुखी हो जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। और उसके बाद आयुषी बोलती है कि छोड़ो ये सब, और ये बोलो तुम तो अभिमन्यु के साथ आई हो, तो उसके साथ क्यों नहीं आई मुझसे मिलने। आयुष बोलता है एक्चुअली, ये बोलकर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी आए थे यहाँ पर, और वो काफ़ी दूर खड़े हुए थे, मतलब एक डिस्टेंस में थे, और वो स्टेज की तरफ नहीं देख रहे थे। और जब आयुषी देखती है उनकी तरफ, तब उसे समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर है, इसी वजह से वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आयुष के साथ आए, क्योंकि वो उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करा था उन दोनों ने अभी तक। आयुषी आयुष को बोलती है कि तुम पर तो फिर भी तुम्हें हिम्मत है कि तुम अपने पेरेंट्स को बता सको अपने रिलेशनशिप के बारे में, पर मैं तो अपने बच्चे के बारे में अभी तक बता ही नहीं पाई किसी को, सिर्फ आरू को पता है और तुम दोनों को पता है, पर आज मुझे हिम्मत करके सबको बताना ही है अपने बच्चे के बारे में। आयुष आयुषी को हिम्मत देते हुए उसका हाथ को पकड़ता है और बोलता है बेस्ट ऑफ लक, और ये बोलने के बाद थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद वो भी चला जाता है वहाँ से। उसके बाद वो खाना खा के चले जाते हैं, वो और अभिमन्यु, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी औरतों ने जो है आयुषी को घेर रखा था और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी थे सब। वो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। उसके बाद जो है सिड आयुषी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें शायद से खाना खा लेना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, ये भूल नहीं सकती तुम। आयुषी बोलती है हाँ बाबा, मैं नहीं भूली हूँ, मुझे याद है, ठीक है चलो अभी खा लूँगी, उसके बाद आ जाऊँगी, ठीक है। और सिड बोलता है नहीं, उसके बाद सीधा रूम कमरे में जाओगी अपने और उसके बाद सो जाओगी, और पार्टी कितनी देर चलने वाली है, अभी तो सभी चले जाएंगे, सभी मेहमानों ने फ़ोटो खिंचवा ली है तुम्हारे साथ, अब सब खाना खा लेंगे उसके बाद चले जाएंगे और हम दोनों भी अपने कमरे में जाएंगे और सो जाओगी तुम। देन सिड आयुषी को लेके चला जाता है, उसके बाद उसे खाना खिलाता है और उसके दिमाग से तभी सारे क्वेश्चंस चले गए थे अयान के बारे में, और उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसे सुला देता है। हम देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ पर सिड को उसके एक बिजनेस पार्टनर बुला के ले जाते हैं और वो वहाँ पर बात करने लगते हैं। तभी आरू आती है और आयुषी को ले जाती है अपने साथ, और वहाँ पर उसके सारे फैमिली मेम्बर थे एक्सेप्ट सिड। उसके मतलब जो कुछ भी थे ससुराल वाले थे, उसकी जो एक सासू माँ थी मतलब क्रिस की माँ, और उसके पापा भी थे वहीं पर, और वो सबके साथ आयुष को मिलवाती है, मतलब वो बताती है कि ये उसी का बेटा है, उसी का और सिड का, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ था सबको सब कुछ बता देती है, एक्सप्लेन कर देती है। ये सुनकर जो है आयुष के पापा को तो पता था सब कुछ, बट उसकी माँ को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, मतलब वो उसका बेटा ऐसा कर सकता है, ये सोच के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो आयुषी से माफ़ी मांगने लगती है। तब आयुषी बोलती है आपने कुछ भी नहीं किया माँ, जो कुछ भी किया सिड ने किया, और आई थिंक उसे अब उसका रियलाइजेशन भी है, और अगर कल वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने मेरे साथ गलत किया था तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी, वरना मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। क्रिस की माँ भी थी वहीं पर, और उसके बाद जो है वो आयुष के पास आती है और उसके चिक्स पर हाथ रखती है और बोलती है मैंने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम सिड से शादी कर लो, क्योंकि तुम एन वक्त पे आकर मना कर रही थी, और तुमने जब सिड को पहली बार देखा था, पर मैंने तुम्हारा बात नहीं सुना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझे पहले से पता होता कि सिड ऐसा था तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं कर पाती। आई सर, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उनकी वजह से ही गलती हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी वजह से आयुषी को टॉर्चर होना पड़ा है और उसी ने उसके पास्ट को मतलब फिर से जगा दिया था। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अयान भी काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने छोटे भाई बहनों से मिलकर, और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपने बड़े भाई से मिलकर। उसके बाद वो तीनों एक ही कमरे में सुला देते हैं आयुषी से उन तीनों को। उसके बाद चली जाती है फिर से स्टेज में। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, सुबह हो चुकी थी अभी भी। सिड नीचे आता है खाना खाने के लिए और वो देखता है अयान को
जिसके साथ सभी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो बचपन से यहीं पर है। सिड को रात की सारी बातें याद आ जाती है और अयान के बारे में भी याद आ जाता है कि अयान आयशी को मम्मी बुला रहा था। सिड बुलाता है अयान को और पूछता है, बेटा तुम्हारा एज क्या है? अयान बोलता है, मैं अभी 10 साल का हूँ। दूसरी तरफ से जो प्रकृति और अंश थे वो दोनों खेल रहे थे और उसे भैया भैया करके बुलाने लगते हैं। बोलते हैं कि भैया आ जाइए, आप भी हमारे साथ खेलिए, ज्वाइन कीजिए प्लीज़, आप मेरी टीम में होना। भैया अंश बोलता है और प्रकृति भी बोलती है, नहीं भैया आप मेरी टीम में रहना, ओके। ये सुनने के बाद अयान जो है वो चला जाता है उनकी तरफ और सिड उसे कुछ भी पूछ नहीं पाता। उसके बाद आयशी आती है नीचे और बैठती है खाने के लिए। सिड की माँ आती है और उसके बाद आयशी को खाना खिलाने लगती है और बोलती है, बेटा आज से किचन के अंदर पैर भी नहीं रखना, ओके। आयशी बोलती है, क्या बात है मम्मा, वैसे भी किचन में काम ही क्या होता है, बस खाना पकाना होता है, बाकी काम तो सर्वेंट्स करते हैं। सिड की माँ बोलती है, नहीं बच्चा, किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो सकती है, तुम प्रेग्नेंट होना अभी, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है हमें, ओके। उसके बाद सिड की माँ वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर सिर्फ सिड और आयशी ही थी। तो उसके बाद जो सिड है वो पूछता है आयशी से, आयशी सच सच बताना एक बात, क्या तुम पहले भी मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी? आयशी कुछ जवाब नहीं देती और खाना कंटिन्यू करती है। और दूसरी तरफ सिड जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और उसके जो फोरहेड में पसीना ही पसीना हो गया था और वो पूछता है, आयशी प्लीज़ बताओ, क्या वो बच्चा हमारा बच्चा है? आयशी कुछ भी जवाब नहीं देती और जो सिड होता है वो अपना जो वॉल्यूम था वो तेज़ करता जा रहा है। मतलब पहले बहुत धीरे बोल रहा था और अब काफ़ी तेज़ बोलने लगता है और बहुत ही तेज़ से पूछता है कि आयशी जवाब दो मुझे, क्या अयान हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा? ये सुनकर सारे घर वाले वहाँ पर चले आते हैं और बोलता है, सिड तुम चिल्ला क्यों रहे हो आयशी पे, तुम्हें पता नहीं है क्या वो प्रेग्नेंट है? सिड बोलता है, मैं नहीं भूला हूँ माँ, मुझे याद है, पर ये जवाब क्यों नहीं दे रही, कब से कुछ पूछे जा रहा हूँ पर एक बात बोलने का नाम नहीं ले रही। सिड की माँ पूछती है, क्या पूछ रही हो तुम मुझसे, मुझे बताओ, मैं पूछ दूंगी। सिड बोलता है, कब से पूछे जा रहा हूँ मैं इससे कि जो लड़का आया है क्या वो हमारा बच्चा है, क्या मेरा और उसका बच्चा है? तो उसकी माँ बोलती है, वो तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है, तुम दोनों की तो बस हाल ही में शादी हुई है, बस 4 साल हुए हैं और वो बच्चा तो 10 साल का है। सिड बोलता है, नहीं माँ आप नहीं समझ रही हो, 11 साल पहले मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो कोई और नहीं आयुषी ही है। आरू पूछती है, आप उसके बॉयफ्रेंड थे? सिड बोलता है, हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड था, कॉलेज टाइम वाला बॉयफ्रेंड। तब सिड बोलता है, हाँ मतलब बहुत तेज से पूछ रही थी वो सवाल, मतलब एक के बाद एक सवाल करती जा रही थी और आखिर में पूछती है आरू कि क्या आप वही बॉयफ्रेंड थे जिसने आयुषी के ऊपर टॉर्चर किया था? तब भी सिड हाँ बोल देता है, मतलब सबके सामने वो ये मान लेता है कि उसी ने टॉर्चर किया था आयुषी पर, जिसकी वजह से उसे ट्रॉमा हो गया था और आयुषी जो चाहती थी वही हो गया था। ये रैपिड फायर राउंड के बाद सिड रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोल दिया है। उसके बाद वो मान लेता है, हाँ मैं ही था वो, बट मैं सॉरी हूँ, मैं सच्ची में माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे, अगर वो माफ़ कर देगी तो। तब आरू बोलती है, तो इतने दिनों से क्यों नहीं आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप ही थे वो? सिड आयशी से पूछता है, अगर तुम उस प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए ना क्यों बोला? आयशी जो अभी तक चुपचाप बैठ के खाना खा रही थी वो उठती है एंड जवाब देती है, अब उस दिन जब तुमने मुझे कॉल किया था उस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी, मैं अबॉर्शन करवाना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि तुमसे शादी करूं मैं, बिकॉज तुमने मुझ पर टॉर्चर किया था और मैं पूरी ज़िंदगी टॉर्चर नहीं होना चाहती थी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर आयशी बैठी हुई थी और जहाँ पर अबॉर्शन होता है उसी कमरे के बाहर एक सीट में बैठी हुई थी। वहाँ पर एक वुमन आती है एंड वो बैठती है उसके बगल में। वो लेडी प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर बैठती है। उसके बाद वो आयशी से पूछने लगती है, तुम्हारा नाम क्या है? आयशी बोलती है अपना नाम। उसके बाद वो लेडी उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, बार बार पूछती रहती। उसके बाद पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तब आयशी कुछ भी नहीं बोलती और वो लेडी बोलती है कि मैं यहाँ पर चेकअप करवाने आई हूँ। पता है 10 साल बाद मैंने कंसीव करा है, मतलब शादी को तो बहुत दिन हो गया था, उसके बाद जब हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे उसके बाद 10 साल लग गए हमें।
डॉक्टर ने आईवीएफ करने के लिए बोला था, पर मेरे पति नहीं माने। इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पर तुम तो शादीशुदा नहीं लग रही हो। क्या और कोई प्रॉब्लम है? मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ना? आयुषी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। मतलब तभी से वो बातें करी जा रही थी और ऊपर से वो ऐसे पूछ रही कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो। पर्सनल लाइफ में बात आ रही थी। इसी वजह से आयुषी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है एंड चिल्ला के बोलने लगती है कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं बिन ब्याही माँ हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? तभी आयशी का फ़ोन रिंग करने लगता है एंड आयशी उठाती है एंड बोलती है, क्या है? हाँ, तब से देख रही हूँ कॉल करे जा रहे हो, सिम चेंज करे जा रहे हो, ब्लॉक कर रही हूँ। इसका मतलब समझते हो ना तुम कि बात नहीं करना है मुझे तुमसे? तुम क्यों बार बार कॉल कर रही हो? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, समझ गए? उसके बाद दूसरी तरफ से सिर रोते हुए बोलता है, क्यों नहीं करनी तुमसे मुझसे तुम्हें शादी? आयशी बोलती है, नहीं, तुम कभी भी मेरे डिसीजन को रेस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ अपनी चलाते हो, मुझ पर मनमानी करते हो। और ऊपर से उस दिन तुमने जो कुछ भी किया, मैंने तुम पर केस नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। और तुम अभी मुझे कॉल करके शादी करना चाहते हो? मतलब बार बार कॉल कर रही हो शादी करने के लिए, रखो। और अगर फिर से एक बार भी कॉल किया ना, तो मैं अपना नंबर चेंज कर लूँगी, उसके बाद करते रह जाना कॉल। वो लेडी आयशा से बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और उसके ऊपर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी भी करना चाहते हैं, तो तुम मना क्यों कर रही हो उसे? आयशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मुझे अबॉर्शन करवाना है। वो लेडी बोलती है कि जिनको चाहिए होता है उनको नहीं मिलता, और जिनको नहीं चाहिए होता है उनको वक्त से पहले ही मिल जाता है। भगवान, ये कैसी लीला है तेरी? वो लेडी थोड़ी देर चुप बैठती है, उसके बाद फिर से बोलने लगती है, पता है तुम्हें, मैं अभी भी डॉक्टर से चेक करवा के आई हूँ। उन्होंने क्या बोला कि मिसकैरेज के चांसेस है बहुत मेरे, और तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो। जब भगवान ने तुम्हें एक बच्चा देना चाहा, तो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तब ये बच्चा ही होगा तुम्हारे पास, और तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो। मैं भी समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी, बट फिर भी इन सब में उस बच्चे की क्या गलती है? और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहता है तुमसे शादी करना, तो तुम मना क्यों कर रही हो? और वैसे भी आज के ज़माने में ज़िम्मेदार आदमी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब तुम्हें मिल रहा है तो तुम ले क्यों नहीं रही हो? आयशा बोलती है, आपको मैं नहीं समझा सकती, ना ही मैं किसी और को समझा सकती हूँ, क्योंकि ये बच्चा मेरा बॉयफ्रेंड का है। सभी को लगता है कि मैं गलत हूँ। मैं शादी से पहले अपना इतना बोलते ही वो रोने लगती है और वो लेडी बोलती है, रो क्यों रही हूँ? तब आयशा रोते रोते ही बोलती है, मुझे पता है मैं किसी को भी समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये बच्चा मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का है। पर फिर भी मैं नहीं चाहती थी ये सब, मैं नहीं चाहती थी शारीरिक संबंध बनाना शादी से पहले, बट उसने मुझ पर फोर्स किया। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं एक रेपिस्ट से शादी करूं? इवन वो तो मुझ पर टॉर्चर भी करता है, हमेशा झगड़ा करता है। अगर मैं उससे शादी करती भी हूँ, किसी न किसी दिन वो मेरे बच्चे को वैसे भी मार देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही मार दूँ इसे। वो लेडी बोलती है, इन सब में तुम्हारे बच्चे की क्या गलती है? तो वो आयशा बोलती है, मुझे पता है इसकी कोई भी गलती नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं कि मैं अबॉर्शन करवा लूँ, बट मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ना ही मैं इतनी काबिल कि कोई मेरे बच्चे को नाजायज़ बोले। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर आपके बच्चे को कोई नाजायज़ बोले? तो वो लेडी बोलती है, अगर तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हो तो तुम ये बच्चा मुझे दे देना, मैं पाल लूँगी। तो वो बोलती है कि क्या आपके ससुराल वाले ये मानेंगे? तब वो लड़की बोलती है, कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तभी। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरा सहारा है जीने का, बट अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये भी शायद से नहीं बच सकता। तो तुम मुझे अपना बच्चा दे देना, तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और बच्चे को मरना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आयशा मान जाती है और बोलती है, ठीक है, पर मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो वो लेडी बोलती है, ठीक है, तुम भी रह लेना, तुम चाहो तो बच्चा तुम्हें ही माँ बोलेगा, पर मेरे साथ रहने देना, वैसे भी मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। ये सब होने के बाद आयशा उस लेडी को गले लगा लेती है। पर डिस्क्लेमर गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा ना करें। ये एक स्टोरी है, इसी वजह से वो अच्छी लेडी है, बट हो सकता है जो आपको बहला फुसला रहा है वो अच्छी ना हो। उसके बाद हम
प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर आयुषी सब कुछ बोल देती है और उसके बाद बोलते हैं कि उस लेडी का सच में मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद वो ही उसके बच्चे को संभालने में उसे मदद करती थी। देन क्रिस के साथ आयुषी की शादी हो गई और आयुषी बहुत बार बताना चाहती थी क्रिस को इस बारे में, बट उसको कभी हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस सिड के बारे में ही बता पाई थी। बट क्रिस के डेथ के बाद कुछ दिनों बाद उस लेडी की भी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। उसके बाद जो है अपने बेटे को वो यहीं पर ला के रखने लगी, मतलब कुछ दिनों तक वो बाहर एक रेंट लेके घर में रखती थी उसे, पर उसके बाद वो अपने ही स्कूल में उसका एडमिशन करवा देती है और हॉस्टल में रहने के लिए बंदोबस्त कर देती है। ये बोलने के बाद आयुषी वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में और सिड भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड था और रोने भी लग गया था। और वो आयुषी के पास पहुँच जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है बहुत ज़्यादा। सिड आयुषी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि मैं कभी भी दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना सीख रहा हूँ, तुम प्लीज़ माफ़ कर दो, एक लास्ट चांस दे दो। आयुषी बोलती है लास्ट चांस? सेकंड चांस दे के धोखा खा चुकी हूँ और ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगर फिर से तुमने कभी भी मेरे साथ किसी भी तरह की गलत हरकत करी तो मैं सच में तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी और अपने बच्चों को लेकर चले जाऊँगी। सिड बोलता है ये तुम नहीं, मैं भी अपने आप को लास्ट चांस दे रहा हूँ, पर ना मैं भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से कभी गलत किया। आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समझो। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ अपनी चीज़ों के लिए, इसी वजह से मैंने ऐसा कर दिया था और मुझे पता है मैंने गलत किया, पर सबके सामने एडमिट करना ये मेरे लिए आसान नहीं था। पर प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, अगर तुम चाहती हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने ये एडमिट करने के लिए रेडी हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आयुषी बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने फैमिली के सामने एडमिट किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आयुषी और सिड एक दूसरे को हक करते हैं और आयुषी बोलती है आज से कोई भी मेरे बच्चे को नाजायज़ नहीं बुलाएगा, राइट? सिड बोलता है हाँ एकदम सही बोला, कोई भी नहीं बुलाएगा हमारे बच्चे को नाजायज़ आज से। एंड जैसा कि आप चाहते थे इस वीडियो का मतलब इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो, वैसे इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ बात करनी है मुझे आपसे, प्लीज़ अभी मत जाइएगा। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ इसको अपलोड करने में, शायद से 1 हफ्ता हो जाएगा इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूँगी। अभी तो मतलब इसको प्रोसेस भी करना है, उसके बाद अपलोड भी करना है, इसी में मुझे 7-8 घंटे लग जाएंगे। मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्ड करने की, रोज़ 5-10 मिनट तक मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उसमें भी मुझे 1-2 घंटा लग जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर 5 मिनट भी रिकॉर्ड करने जाऊँ ना, साउंड की एडिटिंग भी करनी होती है, फिर भी मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसका नॉइज़ अलग आ रहा है और वो भी मुझे बार बार एडिट करना पड़ रहा है, उसे डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऊपर से मेरी स्टडी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज में नहीं पढ़ाई करती हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हो रही हूँ और ऊपर से कॉलेज भी जाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। ऊपर से अगर टाइम मिल भी जाता है तो प्राइवेसी नहीं मिलता, कोई ना कोई मेरे पास बैठा ही रहता है, या तो फिर कोई बुला लेता है कि ये कर दो वो कर दो। इसी वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए प्लीज़ बता देना, जिसके बारे में मैं पहले ही बता रही थी कि आप मतलब जो है BL पसंद करते हो तो मैं BL स्टोरी डालूँगी, या फिर मेरे पास एक और स्टोरी का भी आइडिया है, अगर आपको वो नहीं पसंद आता है BL तो मैं वो स्टोरी बनाऊँगी, वो भी थोड़ा सा BL टाइप का ही है बट नॉर्मल है। अब प्लीज़ बताना कि कौन सा स्टोरी आपको चाहिए, उसी बारे में मैं स्क्रिप्टिंग करूँगी, वरना एक स्टोरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एक सरप्राइज़ के बारे में कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें मैं जो भी स्टोरीज़ हैं
मतलब कोई है जो मेरी स्टोरी को बांग्ला में ट्रांसलेट करना चाहता था, तो इसी वजह से उनके लिए मैंने अपना एक अलग सा चैनल बनाया है जिसमें मैं स्टोरीज़ बांग्ला में अपलोड करूँगी, और उस चैनल का मैं लिंक दे दूँगी। अगर मैं वीडियो शेयर कर पाई तो शेयर कर दूँगी इस चैनल में, बिकॉज़ अभी तो मुझे टाइम मिल नहीं रहा है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं उस चैनल में भी वीडियो अपलोड करूँ। आई होप आपकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिलेगा। अभी तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ, और बाय बाय। एंड लास्ट बार के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ माफ़ कर देना इतना लेट अपडेट करने के लिए।